हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरवी लॉज। आज के वीडियो में हम जानेंगे मेंटेनेंस अंडर सीआरपीसी। द प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस अंडर सीआरपीसी इज गिवन अंडर सेक्शन 125 टू 128। हम जानेंगे हु कैन गिव मेंटेनेंस, प्रोसीजर फॉर मेंटेनेंस एंड सम लीडिंग केस लॉज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हु कैन ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का ऑर्डर कौन दे सकता है? इट इज द मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हैज बीन empowered to order a person to make monthly allowance for the maintenance. Magistrate may order the father of a married female child for maintenance until she attains the age of majority. If her husband is not possessed ऑफ अ सफिशियंट मीन्स, मतलब ये कि जो डॉटर है, अगर उसकी डॉटर माइनर थी और शादी हो गया तो उन केसेस में डॉटर के मेजर होने तक फादर उसको मेंटेन करेगा। उस केसेस में जब उसका जो हस्बैंड है उसके पास एक सफिशियंट मीन्स नहीं है उसकी पत्नी को मेंटेन करने का, उन केसेस में। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि क्या अमाउंट होना चाहिए मेंटेनेंस के लिए? क्या एक मिनिमम अमाउंट होनी चाहिए या फिर वो कौन सा अमाउंट होगा जो एक सफिशियंट होगा किसी को मेंटेन करने के लिए? इन द केस ऑफ रीमा सलकन वर्सेस समीर सिंह सलकन 2019, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट in deciding the quantum of maintenance to wife, the wife is entitled to lead the life in a similar manner as she would have lived in the house with husband. It is a statutory obligation of a husband to see that wife does not become destitute. Basically, Supreme Court in the case of Rima Salkan versus Sameer Singh Salkan में कहा कि जो मेंटेनेंस का अमाउंट होगा, मेंटेनेंस का अमाउंट डिसाइड करते वक्त यह ध्यान में रखा जाएगा कि अगर वाइफ अपने हस्बैंड के साथ होती तो कैसी लाइफ जीती। उस कंडीशन में मेंटेनेंस का अमाउंट इस तरीके से तय किया जाना चाहिए कि उसकी लाइफ एक स्मूथ तरीके से गुजरे एंड वो बिल्कुल एक गरीब वाली लाइफ ना जी पाए। एंड ये हस्बैंड का ऑब्लिगेशन है अंडर सीआरपीसी टू मेंटेन हर वाइफ इन सच अ मैनर दैट शी डज नॉट बिकम अ डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पुअर। अंडर सेक्शन 125 द प्रोविजन सेकेंड टॉक्स अबाउट द मैजिस्ट्रेट हैज़ पावर टू ऑर्डर अ interim maintenance. द सेकेंड प्रोविजो ऑफ सेक्शन 125 ये बोलता है कि मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में या फिर वैसे सर्कमस्टांसेस में जहाँ पे मेंटेनेंस बहुत नेसेसरी हो प्रोवाइड करना, उन केसेस में एक इंटरिम मेंटेनेंस अवार्ड कर सकती है एंड ऑर्डर कर सकती है फॉर इंटरिम मेंटेनेंस। एंड द एप्लीकेशन फॉर इंटरिम मेंटेनेंस शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 60 डेज। जो एप्लीकेशन होगा इंटरिम मेंटेनेंस के लिए वो 60 डेज के अंडर डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। एंड ये चीज़ दी हुई है थर्ड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 125 में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हु कैन गिव मेंटेनेंस। अंडर सेक्शन 125 सबसेक्शन 1, अ हस्बैंड, फादर और सन can give maintenance if they have sufficient means to maintain the applicant and refuse or neglect to maintain the applicant. अगर हस्बैंड, फादर और सन के पास एक सफिशिएंट मीन्स, उन केसेस में हस्बैंड, फादर और सन मेंटेनेंस दे सकता है। सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 125 प्रोवाइड्स दैट maintenance or interim maintenance and expenses of proceedings shall be payable from the date of the order or if so ordered from the date of application for maintenance or interim maintenance and expenses of proceedings। मतलब ये कि सेक्शन 125 सब सेक्शन 2 ये बोलता है कि जो मेंटेनेंस देना है हस्बैंड, फादर और सन को, वह या तो जब कोर्ट ऑर्डर करेगी उस डेट से दे सकता है
या कोर्ट एक ऐसा ऑर्डर पास करते हैं जिसमें ये बोल दे कि आप उस डेट से मेंटेनेंस दो जब प्रोसीडिंग्स के लिए एप्लीकेशन फाइल की गई थी। मतलब अगर वाइफ एप्लीकेशन फाइल करती है मेंटेनेंस के लिए, तो वह जिस डेट को एप्लीकेशन फाइल की थी मेंटेनेंस के लिए, उस डेट से उसके जितने खर्चे हुए उन सबको इंक्लूड करके मेंटेनेंस दो। सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 125 states that where a person fails without sufficient cause to comply with the order, for every breach of order a warrant may be issued levying fine, and he may also be sentenced for the whole or any part of each month's allowance remaining unpaid, to imprisonment for a term which may extend to 1 month or until payment if sooner done। सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 125 का सिंपल मीनिंग ये हुआ कि अगर हस्बैंड या फादर और सन जिसको भी मेंटेनेंस का ऑर्डर दिया गया हो, अगर वो मेंटेनेंस का ऑर्डर कंप्लाई करने से फेल हो जाता है विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज, अगर उसके पास एक वैलिड रीजन नहीं है कि वो क्यों फेल हो गया मेंटेनेंस को पूरा करने के लिए, उन केसेस में अगर वो 2 महीने 3 महीने का मेंटेनेंस नहीं दे पाता है या फिर जितने भी मंथ्स हो, उन केसेस में उसको या तो सेंटेंस हो सकती है 1 महीने तक या उसको फाइन देना पड़ सकता है। एंड इफ वी रीड द प्रोविजो of subsection 3 of section 125 that states that for the issuance of warrant for the recovery of any amount due, an application should be made to the court within a period of 1 year from the date on which it becomes due। मतलब ये हुआ कि जिस डेट से अलाउंसेस मिलना बंद हुआ उस डेट से लेकर के 1 साल के बीच में जिसको अलाउंस नहीं मिला उसको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ी कोर्ट में। नाउ लेट्स डील विथ कंडीशंस विच विल डिसएंटाइटल द वाइफ फ्रॉम क्लेमिंग मेंटेनेंस। किस केसेस में वाइफ मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 125 provides that there are certain conditions in which a wife cannot claim maintenance, which are if she is living in a adultery, if she refuses to live with her husband without a sufficient cause, and if they are living separately with a mutual consent। सिंपल मीनिंग ऑफ सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 125 का ये हुआ कि उन कंडीशंस में वाइफ मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है जब वाइफ का किसी के साथ अफेयर चल रहा हो या वाइफ जानबूझकर मना कर देती है अपने हस्बैंड के साथ रहने के लिए बिना किसी वैलिड रीजन के, दोनों एक दूसरे की मर्जी से अलग रह रहे हो, उन केसेस में वाइफ मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। इन 2001 अ मेजर अमेंडमेंट हैज़ बीन डन टू सेक्शन 125। 2001 में एक बहुत ही मेजर अमेंडमेंट सेक्शन 125 में की गई थी। उस अमेंडमेंट में 2 मेजर चेंजेस की गई थी। फर्स्ट, कोई अपर लिमिट नहीं रखा गया था मेंटेनेंस के अमाउंट के लिए, एंड मजिस्ट्रेट को ये पावर दी गई थी कि वो इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर पास कर सके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसीजर फॉर मेंटेनेंस। अंडर सेक्शन 126 the procedure for maintenance has been provided। Section 126 provides that proceedings under section 125 may be taken against any person in any district where he is or where he or his wife resides, or where he last resided with his wife, with the mother of legitimate or illegitimate child। सेक्शन 126 ये कहता है कि एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस में बी फाइल्ड, एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस उन कोर्ट्स में फाइल की जा सकती है जहां हस्बैंड रहता हो या लास्ट टाइम हस्बैंड एंड वाइफ साथ रहे थे, या फिर जहां पे हस्बैंड एंड वाइफ अपने बच्चों के साथ रहे थे। आफ्टर द एप्लीकेशन द मजिस्ट्रेट विल समन द पर्सन अगेंस्ट होम द एप्लीकेशन हैज़ बीन फाइल्ड। एप्लीकेशन के बाद मजिस्ट्रेट एक समन जारी करेगा उस पर्सन के पास जिसके अगेंस्ट में एप्लीकेशन फाइल की गई है। अगर वो व्यक्ति जानबूझकर कोर्ट आने से मना करता है या फिर विलफुली अवॉइड करता है कोर्ट के प्रोसीडिंग से, ऐसे केसेस में एक्स पार्टी ऑर्डर भी पास हो सकती है। बट
जिसके अगेंस्ट में जो एप्लीकेशन फाइल की गई है उसके पास एक चांस मिलता है 30 दिन का। उसी 30 दिन के अंडर उस व्यक्ति को एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी अगेंस्ट द एक्स पार्टी ऑर्डर। सेक्शन 127 प्रोवाइड्स अल्टरेशन इन अलाउंस। अल्टरेशन इन अलाउंस कुछ चेंजेस की वजह से हो सकती है, लाइकवाइज पार्टीज के सर्कमस्टांसेस में चेंज हो गई हो ड्यू टू द डिसीजन ऑफ कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट। कोई ऐसा ऑर्डर आ गया सुप्रीम कोर्ट का है जिसमें कुछ और डायरेक्ट की गई। डिवोर्स्ड वाइफ जब रीमैरिज कर लेती है उन केसेस में भी अलाउंस में अल्टरेशन होता है। जब वुमेन अपने स्वेच्छा से मेंटेनेंस के अधिकार को त्याग कर देती है। सेक्शन 128 टॉक्स अबाउट इन्फोर्समेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑर्डर। Section 128 provides for enforcement of maintenance order. It provides that the order may be enforced by a magistrate in any place where the person against whom it is made may be found. इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन 128 के अंदर आप मेंटेनेंस ऑर्डर को इन्फोर्स कर सकते हैं कहीं भी जहाँ पर जिस व्यक्ति के खिलाफ मेंटेनेंस ऑर्डर जारी की गई हो, वह व्यक्ति जहाँ भी पाया जाता है उस जगह पे उस ऑर्डर को इन्फोर्स किया जा सकता है। थैंक यू for watching RV Laws. Please do subscribe and share.